देवतांचे हे राष्ट्र प्रेषितांचे आज चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे हे राष्ट्र। धरती के गर्भ में जब असंख्य हलचलें उत्पन्न होती हैं तब जाकर बड़ी बड़ी भूगोलीय घटनाओं का निर्माण होता है, उनकी उत्पत्ति होती है, उनकी सृष्टि होती है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जैसे भूकंप का आना, जैसे जलजले का आना, प्रचंड तूफानों का आना, सुनामी का आना। निश्चित रूप से भारतीय आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा महापुरुष, एक ऐसा महान स्वतंत्रता सेनानी जिसके अंदर भी धरती के गर्भ के समान ही असंख्य हलचलें उत्पन्न हो रही थी, यही कारण था कि जब इन हलचलों के स्वरूप राष्ट्रभक्ति के भाव प्रस्फुटित हुए एवं उन भावों ने शब्दों का रूप लिया तो वह 10,000 पृष्ठों का साहित्य बन गया। वह साहित्य जिसने हिंदू राष्ट्रवाद की नींव खड़ी कर दी, वह साहित्य जिसने हिंदुत्व की एक परिपक्व अवधारणा प्रस्तुत की, वह साहित्य जिसने 1857 के विद्रोह को, 1857 के गदर को सर्वप्रथम देश की आज़ादी की लड़ाई का प्रथम प्रयास बताया, स्वतंत्रता संग्राम कहा। ऐसे महान क्रांतिकारी, स्वातंत्र्य वीर वीर सावरकर, मातृभूमि सेवा संस्था आज ऐसी महान विभूति को कोटि कोटि नमन के साथ, उनका जीवन परिचय तो नहीं कहूंगा, उनके लिए कुछ श्रद्धा सुमन अपने शब्दों के माध्यम से अर्पित करना चाहती है, क्योंकि एक ऐसा विशाल महान आभा मंडल जिसे कहीं भी किसी भी स्तर पर न तो परिचय की सीमाओं में बांधा जा सकता है एवं न ही किन्हीं शब्दों की सीमाओं में। क्या कहेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसका एक एक शब्द महाकाव्य बनकर झंकृत होता है? क्या कहेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने अपने संपूर्ण जीवन को, अपने क्षण क्षण को मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर दिया? फिर भी कुछ कुंठित लोग, कुछ दुष्ट लोग आज उनकी अवमानना करने से बाज नहीं आते हैं, उनका अपमान करने से बाज नहीं आते हैं। क्या काला पानी की सजा में एक एक क्षण तिल तिल कर मरना कायरता थी? यदि ये कायरता थी तो कुंठित लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इस भारत में, इस विश्व में आज तक किसी भी वीर ने जन्म नहीं लिया। यदि वीरता की जहां जहां भी तुलना की जाएगी, वीर सावरकर का नाम निश्चित रूप से प्रथम पंक्ति में लिया जाएगा। इससे पहले मैं महान स्वतंत्रता वीर वीर सावरकर के बारे में कुछ कहूं, मैं सिर्फ महात्मा गांधी की उन पंक्तियों को उद्धृत करना चाहता हूं जब वीर सावरकर काला पानी की सजा झेल रहे थे, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में थे। तब महात्मा गांधी ने कहा था, भारत यदि इसी तरह से सोता रहा तो मातृभूमि के उन 2 सच्चे सपूतों को खो देगा जो आज सेलुलर जेल में तिल तिल कर अमानवीय यंत्रणाएं झेल रहे हैं। मातृभूमि के यदि इन 2 पुत्रों को बचाना है तो निश्चित रूप से हमें प्रयास करने होंगे कि किस प्रकार उन्हें सेलुलर जेल से बाहर निकाला जाए। यह वक्तव्य थे महात्मा गांधी के, जिन्होंने ताउम्र वीर सावरकर को निर्विवाद रूप से वीर माना। साथ ही समानांतर रूप से मैं एक और घटना उद्धृत करना चाहता हूं। 1923 में नाभा रियासत में जब गैर कानूनी रूप से जवाहरलाल नेहरू ने प्रवेश किया, उनके ऊपर मुकदमा चला, 2 वर्ष का कारावास सुनाया गया, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक माफीनामे पर हस्ताक्षर किए, पुनः इस रियासत में कदम नहीं रखेंगे, ऐसा करने की उन्होंने माफी मांगी। उनके पिता मोतीलाल नेहरू जी के प्रयास रहे, तब जाकर उस माफीनामे की वजह से जवाहरलाल नेहरू को 2 वर्ष की कारावास की सजा नहीं हुई। अब आप ये कल्पना कीजिए
जिस व्यक्ति ने 11 साल काला पानी की एक एक क्षण मौत की सजा झेली हो, यदि उस व्यक्ति को माफी वीर कहा जाएगा तो यह अपमान है काला पानी के उन तमाम क्रांतिकारियों का जो 1920-21 के दौर में बंडल के बंडल माफीनामे के काला पानी की जेलों में पहुंचते थे। एक एक क्रांतिकारी द्वारा उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए और उन्हीं हस्ताक्षरों के दम पर वे पुनः रिहा हो पाए और उन असंख्य क्रांतिकारियों में से कई क्रांतिकारी पुनः मातृवेदी के लिए स्वयं को समर्पित कर पाए। तो यदि यह कार्य वीर सावरकर ने किया तो क्या गलत किया? यदि यह माफीनामा था तो मैं गर्व के साथ ऐसे हजारों माफीनामों पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। ऐसा माफीनामा जो राष्ट्र के लिए स्वयं को समर्पित करने का एक अवसर प्रदान करे। इसीलिए चरम वंदन के साथ नमन करते हुए मैं वीर सावरकर के जीवन परिचय को आपके समक्ष रखना चाहता हूं। वीर सावरकर, जिनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक के निकट भागुल नामक ग्राम में हुआ। माता का नाम राधाबाई, एक नाम जिसको वीर ने हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया, दामोदर, क्योंकि महाराष्ट्र में यह परंपरा है, पिता का नाम के साथ लगाया जाता है। पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर। पूरा परिवार जिसके रोम रोम में मातृभूमि धड़कती थी। बड़े भाई बाबा राव गणेश सावरकर, छोटे भाई नारायण सावरकर एवं बहन नानाबाई, सभी एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी। बचपन से ही संकटों और विपत्तियों ने इनको चोली और अमन का साथ रहा। 9 वर्ष की जब ये उम्र के थे, हैजे से माता का देहांत हो गया। इसके 7 वर्ष बाद जब महामारी के रूप में प्लेग आया तो पिता का भी 16 वर्ष की उम्र में ही, जब ये थे 16 वर्ष के, प्लेग से निधन हो गया। बड़े भाई ने संपूर्ण छोटे भाइयों के पालन पोषण की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। यही कारण है कि गणेश सावरकर एक ऐसा नाम होता है जिनकी वजह से स्वतंत्रता वीर वीर सावरकर का नाम सूर्य की तरह एक महान आभा मंडल के रूप में चमक पाया। बड़े भाई के द्वारा इनका लालन पोषण किया गया। बचपन से ही बड़े भाई ने इन्हें उस संस्कार और उस परिवेश में पाला कि निश्चित रूप से वीर सावरकर भी आज़ादी की लड़ाई के उस राह पर निकल गए। इन्हीं संस्कारों से प्रेरित होकर बचपन से ही इन्होंने मित्र मेलों का आयोजन करने प्रारंभ कर दिए। कुछ समय पश्चात ही अल्पायु में इनका विवाह यमुनाबाई से हुआ। पुत्र विश्वास एवं पुत्री प्रभात चिपलूरकर, सब जानते हैं, उनका जन्म हुआ। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना वीर सावरकर के द्वारा की गई। 1905 में जब बंग विभाजन हुआ, संपूर्ण देश में क्रांतिकारी एवं देश को स्वतंत्रता कराने की गतिविधियां चरम पर थी। इन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाने में इन्होंने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उसी दौर में फर्ग्यूसन कॉलेज में इन्होंने ओजस्वी भाषण दिए। इन भाषणों के ही दम पर कई असंख्य नवयुवकों को इन्होंने राष्ट्रवादी चेतना के लिए प्रेरित किया। इन्हीं की प्रेरणा से कई नवयुवक भारतीय आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से अपने आप को समर्पित कर पाए। अब जब इनके अंदर इतने मूलभूत गुणों को देखा गया तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की नज़र इन पर गई। इन्हीं के अनुमोदन पर 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति के लिए इनका चयन किया गया। अब ये इनके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ था, क्योंकि यहीं से ही इन्हें अब देश से बाहर जाकर आज़ादी की क्रांति की गतिविधियों को न केवल संचालित करना था बल्कि उनका नेतृत्व करना था। यहाँ पर भी, भारत में भी, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, तलवार, युगांतर जैसी महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में इनके ओजस्वी लेख छपने लगे थे। इनकी ख्याति बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। रूसी क्रांति से ये अत्यधिक प्रभावित थे। यही कारण था कि जब ये इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड जाते ये एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हो चुके थे जाति। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती आयोजित की एवं प्रथम बार किसी भी स्वतंत्रता सेनानी, किसी भी क्रांतिकारी
और किसी भी राष्ट्रभक्त भारतीय द्वारा प्रथम बार प्रमाण सहित यह कहा गया कि 1857 का कोई गदर नहीं था, कोई बगावत नहीं थी, कोई विद्रोह नहीं थी, बल्कि वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। 1908 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने लिखी। इस पुस्तक में भी इन्होंने पूर्ण रूप से प्रमाणित रूप से यह कहा कि 1857 एक भारतीय आज़ादी की प्रथम लड़ाई थी, भारतीय आज़ादी का प्रथम प्रयास था। हालांकि ये पुस्तक जो थी, क्योंकि इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में किसी भी दृष्टिकोण से ये पुस्तक नहीं छप सकती थी, अतः इन्होंने इस पुस्तक को हॉलैंड से प्रकाशित करवाया। 1909 में बारेट लॉ की उपाधि इन्होंने इंग्लैंड से प्राप्त की। हालांकि ये वकील तो बन गए, लेकिन कभी भी इंग्लैंड में इन्हें वकालत करने की अनुमति नहीं मिली। अब बात करें, कोई भी क्रांतिकारी यदि इंग्लैंड में है और वह इंडिया हाउस की गतिविधियों में सक्रिय नहीं है, ये संभव ही नहीं था। उस दौर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा संचालन किया जाता था इंडिया हाउस का। सावरकर जी भी सक्रिय हो गए जाते ही उन्होंने इंडिया हाउस में ही फ्री इंडिया सोसाइटी का गठन किया। द हिस्ट्री ऑफ द वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना की एवं इस पुस्तक के माध्यम से अधिक राष्ट्रवादी गतिविधियों को किस प्रकार प्रेरित किया जाए, किस प्रकार प्रबल रूप से बढ़ाया जाए, इन्हीं के प्रयास में ये रहे। अब बात करें उस महत्वपूर्ण गिरफ्तारी की। लाला हरदयाल से ये निरंतर संपर्क में थे और अन्य क्रांतिकारियों से ये निरंतर संपर्क में थे। अब इंग्लैंड में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जुलाई 1909 में। इन्हीं के ही शिष्य मदन लाल ढींगरा द्वारा कर्जन वाइली की हत्या करने का। यह भारतीय आज़ादी की लड़ाई में इतनी महत्वपूर्ण घटना थी, इसने एक वृहद रूप से कई सारे परिदृश्य ही बदल कर रख दिए। कर्जन वाइली की हत्या के बाद इन्होंने लंदन टाइम्स में कई लेख लिखे, मदन लाल ढींगरा को कानूनी एवं राजनीतिक रूप से प्रश्रय दिया, उन्हें सहयोग किया एवं खुले रूप से मदन लाल ढींगरा का उस दौर में इंग्लैंड में रहते हुए उन्होंने समर्थन किया। यह बात कैसे पसंद आती अंग्रेजों को, उन्हें नागवार गुजरी। अतः 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन लौटते समय इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 8 जुलाई 1910 को जब SS मौर्या नामक जहाज से इन्हें भारत लाया जा रहा था, तो उन्होंने सीवर होल से कई वृत्तांतों में कहा जाता है कि उन्होंने जहाज से छलांग लगा ली थी। बाहर निकलने में ये सफल रहे, किंतु दुर्भाग्य से इन्हें फिर पकड़ लिया गया एवं 24 दिसंबर 1910 को इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस प्रकार वीर सावरकर ऐसे महान क्रांतिकारी थे जिन्हें 2 बार अपने जीवन में काला पानी की आजीवन की कारावास की सजा दी गई। 31 जनवरी 1911 को जब इन्हें पुनः आजीवन कारावास की सजा दी गई। अब बात करें सेल्युलर जेल। सेल्युलर जेल में वीर सावरकर 7 अप्रैल 1911 से 21 मई 1921 तक रहे। वर्णन करना ही बेईमानी है। वीर सावरकर ने निश्चित रूप से हिंदुत्व की अवधारणा को प्रचंड रूप से जो प्रज्वलित किया, एक ऐसा स्थल जहां पर क्रांति की बड़ी से बड़ी ज्वाला का भी शमन हो सकता था, इतनी अमानवीय यंत्रणाएं, इतनी अमानवीय यातनाएं, उन परिस्थितियों में अपनी आज़ादी की चिंगारी को विस्फोट बना देना, यह कार्य सिर्फ किया वीर सावरकर ने। कहा जाता है कि अपने 10,000 पृष्ठों का साहित्य या तो वैदिक काल के समय ही कंठस्थ रूप से साहित्य रचे जाते थे, या फिर वीर सावरकर ने ही कंठस्थ करके साहित्य रचे, क्योंकि काला पानी की जेलों में कलम रखना ही बहुत बड़ा अपराध हुआ करता था। इतनी सारी यातनाएं, इतनी सारी यंत्रणाएं, जेल की दीवारों पर पत्थरों से शब्द लिखते थे, उन्हें कंठस्थ करते थे, मिटाते थे, फिर लिखते थे, कंठस्थ करते थे, मिटाते थे। ऐसा करते करते 10,000 पृष्ठों का जो साहित्य उन्होंने जेल में लिखा, आज भी भारतीय आज़ादी की लड़ाई के लिए निश्चित रूप से प्रेरणा स्रोत बनकर उपलब्ध है। यदि किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रभक्ति के महासागर में गोते लगाने हैं, तो उसे कुछ नहीं करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ वीर सावरकर का वह साहित्य पढ़ना है।
बहरहाल 1920, अब बात करें उस दया याचिका की। वो दया याचिका जिस दया याचिका के लिए कुंठित लोग, पथभ्रष्ट लोग वीर सावरकर का अपमान तक कर देते हैं, उनका मान मर्दन करते हैं। किसने अनुशंसा करने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों के कहने पर वीर सावरकर ने उस माफीनामे पर हस्ताक्षर किए। उस माफीनामे पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए जिसमें हमारे असंख्य असंख्य काला पानी के क्रांतिकारी पहले ही हस्ताक्षर कर चुके थे। यदि हिंदुत्व की अवधारणा वीर सावरकर द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई होती, यदि हिंदुत्व को राष्ट्रवाद नहीं बनाया होता, तो ये कुंठित लोग कभी भी वीर सावरकर को इस तरह के माफीनामों में नहीं घसीटते, क्योंकि हमारे असंख्य क्रांतिकारी सिर्फ आजादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए माफीनामों पर हस्ताक्षर करते थे, जेल से निकलने के लिए। लेकिन आज भी महान वीर सावरकर, जो देवतुल्य जिनका स्तर है, कुंठित लोग उन्हें माफी वीर तक कहकर संबोधित करते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था निश्चित रूप से ऐसी विचारधारा का खंडन करती है। बहरहाल यह सेलुलर जेल से मुक्त हुए। 1921 में स्वदेश वापसी तो हुई, लेकिन 3 साल पुनः जेल में रहे। अब दौर था हिंदुत्व पर शोध करने का। 1925 में हेड गवार्ड्स के संपर्क में आए। 1931 में अब देखिए वीर सावरकर का आभा मंडल। हिंदुत्व में आज जो एक हलचल सी है, दलितों को हिंदुत्व से अलग माना जाता है। कई हिंदुत्व की विभिन्न धाराओं में हिंदुत्व को बांट दिया गया है। वीर सावरकर को यदि हम हिंदुत्व का प्रणेता कहेंगे तो वीर सावरकर अस्पृश्यता विरोधी थे। हिंदू समाज में छुआछूत का घोर विरोध करते थे। यही कारण था कि इन्होंने पतित पावन मंदिर की 1931 में स्थापना की, जिसमें तमाम हिंदुओं का प्रवेश अनुमति थी, जो कि उस दौर में निश्चित रूप से एक सामाजिक क्रांति के रूप में देखा जाएगा। 25 फरवरी 1931 को ही इन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन सम्मेलन की अध्यक्षता करी। इन्हें विभाजन का दोषी कहा जाता है। हिंदू राष्ट्र अलग से बने ये आरोप लगाए जाते हैं, जबकि वीर सावरकर हमेशा अखंड भारत के पक्षधर रहे। यही कारण था कि जब भी इन्होंने वक्तव्य दिए, कभी भी विभाजन की थ्योरी को इन्होंने समर्थन नहीं दिया। यह अखंड भारत के समर्थक थे। भले ही उस अखंड भारत में हिंदू राष्ट्र का निर्माण होता, लेकिन भारत माँ के टुकड़े करवाने में वीर सावरकर का कभी भी विश्वास नहीं था। बहरहाल आने वाले समय में भी वो सक्रिय रहे। भारत छोड़ो आंदोलन तक में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। यही कारण है कभी भी महात्मा गांधी से उनका जीवन काल में विरोध नहीं रहा। 15 अगस्त सन 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, उन्होंने सदांतों में 2 ध्वज लहराए, एक तिरंगा और दूसरा भगवा ध्वज। तिरंगा ध्वज एक सांकेतिक था कि देश आज़ाद हो गया है, एक प्रसन्नता का। भगवा ध्वज उन्होंने इसलिए लहराया, उन्हें अवसाद था, उन्हें दुख था कि देश 2 भागों में बंट चुका है। बहरहाल 26 फरवरी सन 1966 को कितना कहा जाए वीर सावरकर के बारे में, जितना वीर सावरकर के बारे में कहा जाए उतना कम है। 26 फरवरी 1966 को 82 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम श्वास ली। जब वीर सावरकर जैसा एक महान व्यक्तित्व था, तो इनकी मृत्यु कैसे सामान्य हो सकती थी। आज पाश्चात्य शब्दावली में एक शब्द कहा जाता है, यूथेंशिया, इच्छा मृत्यु। जी हाँ, एक तपस्वी की मृत्यु का वर्णन किया वीर सावरकर ने, क्योंकि मृत्यु से 1 माह पूर्व ही इन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया था, एवं इस प्रकार स्वयं उन्होंने 26 फरवरी 1966 को मृत्यु का वर्णन किया, जिस प्रकार तपस्वी साधु सन्यासी मृत्यु का वर्णन करते हैं। मातृभूमि सेवा संस्था आज़ादी की एक ऐसी प्रचंड धारा का कोटि कोटि नमन करती है। वंदे मातरम। जय भारत, जय हिंद।